हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं प्राचीन भारत से, एंशियंट हिस्ट्री से भारत की। यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, हमेशा से सवाल पूछा गया है बुद्धिज़्म के ऊपर और जैनिज़्म के ऊपर। ये दो रिलीजन ऐसे हैं जिनके ऊपर सवाल बनता ही बनता है। तो इन दोनों रिलीजन्स को थोड़ा सा इसका टेक्स्ट है, अगर हम वो सारा पढ़ लेंगे तो उम्मीद होती है कि सभी सवाल उसमें से निकल के आ जाएंगे और इनसे आने वाले जो सवाल हैं वो आपका नहीं छूटेगा। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के 2 दिन जो हैं 20 तारीख और 21 तारीख, यानी अगले 2 दिन में जो है उसके लिए उसमें डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। लेखपाल के एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ में 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है और एफआरओ मेंस में 10% डिस्काउंट है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, सभी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है ये। जॉइन डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हमें बुद्धिज़्म के अंदर जो पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है मुद्रास के बारे में कि कौन कौन सी मुद्रा होती हैं बुद्धिज़्म के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुद्रास क्या है, देखिए, हम अपनी बातों को 2 तरीके से समझा सकते हैं। एक तो या तो बोलकर समझा सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा है कि हम बोलें ना, लेकिन क्या करें, किसी फीलिंग्स के थ्रू या कहने में कुछ नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू, कि हम बिना बोले कुछ ऐसे जेस्चर कर दें, ऐसे कुछ मुद्राएं करें जिससे कि आपकी बात समझ में आ जाए सामने वाले व्यक्ति को। तो मुद्रा क्या है, ये एक नॉन वर्बल मोड है कम्युनिकेशन का और सेल्फ एक्सप्रेशन का, कंसिस्टिंग ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड फिंगर पोस्चर्स, यानी कि हाथ का जो जेस्चर रहेगा, हाथ के इशारे और उंगलियों के जो आसन होते हैं, यानी कि फिंगर पोस्चर्स जो हैं, उसकी मदद से हम अपनी बातों को समझा सकते हैं। दे आर सिम्बॉलिक साइन बेस्ड फिंगर पैटर्न्स टेकिंग द प्लेस बट रिटेनिंग द एफिकेसी ऑफ द स्पोकन वर्ड। अब देखिए, है तो ये सिम्बॉलिक साइन, यानी कि सिम्बल्स सिम्बॉलिक वे में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एफिकेसी है, इसकी जो क्षमता है, वो उतनी ही है जितना एक बोले गए शब्द की होती है। बट आर यूज्ड टू इवोक इन द माइंड आइडियाज सिम्बोलाइजिंग डिवाइन पावर्स और द डाइटीज देमसेल्फ। और इसके अंदर इतनी शक्ति है कि मन के अंदर दैवीय शक्ति या स्वयं देवताओं के प्रतीक विचारों को जगाने के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुद्राएं, भी समझते हैं। सबसे पहली मुद्रा आती है धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र इन संस्कृत मीन्स व्हील ऑफ धर्म। अब देखिए, धर्म चक्र का मतलब क्या है संस्कृत में, इसका मतलब है धर्म का पहिया जो निरंतर घूमता रहता है। दिस मुद्रा सिंबलाइजेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो ये अपने आप में बुद्ध की लाइफ में जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना हुई है, तो उनकी जो लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट है, उसको बिलोंग करता है। द ओकेजन व्हेन ही प्रीच्ड टू हिज कंपेनियंस द फर्स्ट सरमोन, यानी कि जब उन्होंने पहली बार एनलाइटनमेंट होने के बाद डियर पार्क, सारनाथ का जो डियर पार्क था, वहाँ पे उन्होंने अपने कंपेनियंस को, जो 5 लोग कंपेनियंस थे गौतम बुद्ध के, जब उनको पहली बार प्रीच किया, उनको उपदेश दिया, उसको कहते हैं कि जो धर्म का पहिया है वो घुमा है, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन हुआ है। तो धर्म चक्र उसको कहा जाता है और ये जो धर्म चक्र मुद्रा है, ये उसी को रिप्रेजेंट करती है। इट डिनोट्स द सेटिंग इनटू मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द टीचिंग ऑफ द धर्म, कि धर्म की टीचिंग यानी धर्म की जो शिक्षा है वो दिन ये प्रारंभ हो गई है, इससे ये सिम्बलाइज किया गया है। इट डिनोट्स द सेटिंग इनटू मोशन ऑफ द व्हील ऑफ द टीचिंग ऑफ द धर्म। इन दिस मुद्रा द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स टच एट देयर टिप्स टू फॉर्म अ सर्कल। एक सर्कल बना दिया जाता है
कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है। आप ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अंगूठे से ये नीचे अंगूठा है और एक छोटी फिंगर है, इससे करके एक सर्कल बना दिया गया है। बाकी 3 उंगलियां जो हैं वो ऐसे करके हवा में रहती हैं और कुछ इशारा करती हैं। इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं ये कि अब समझा देता हूँ मैं आपको पहले कि ये जो सर्कल बनाया है 2 उंगलियों की मदद से, इससे क्या होता है, ये धर्म का जो पहिया है, व्हील ऑफ धर्म को रिप्रेजेंट करता है मेटाफिजिकल टर्म्स में। यूनियन ऑफ मेथड एंड विजडम, यानी कि मेटाफिजिकल टर्म्स में अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, मेथड है विजडम प्राप्त करने का, या आप कह सकते हैं कि एक मिलन हो गया है मेथड का और विजडम का। द 3 रिमेनिंग फिंगर्स ऑफ द 2 हैंड्स रिमेन एक्सटेंडेड, तो 3 जो रिमेनिंग फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड रहेंगी। ये देमसेल्स, ये जो फिंगर्स हैं, आर रिच इन सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस। द मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द हियरर्स ऑफ द टीचिंग्स, यानी कि मिडल फिंगर ये रिप्रेजेंट करेगी कि व्यक्ति कौन सुन रहे हैं। रिंग फिंगर रिप्रेजेंट करेगी सॉलिटरी रियलाइजर्स, और लिटिल फिंगर करेगी महायान को या ग्रेट व्हीकल को। द 3 एक्सटेंडेड फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड सिंबलाइजेज द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब देखिए, जो उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की यानी कि बाएं हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, वो जो बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं, यानी कि बुद्ध, धर्म और संघ, उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द फर्स्ट ध्यानी बुद्धा वेरियोचन, तो जो पहले जो ध्यानी बुद्धा वेरियोचन थे उनके द्वारा ये मुद्रा दिखाई गई। वेरोचना इज बिलीव्ड टू ट्रांसफॉर्म द डेल्यूजन ऑफ इग्नोरेंस इनटू द विजडम ऑफ रियलिटी, तो ये ऐसा माना जाता है कि जो वेरोचन है वो अज्ञान के भ्रम को वास्तविकता के ज्ञान में बदल देते थे, ये कहना है। और ये फिगर है धर्मचक्र मुद्रा की। नेक्स्ट आता है भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए, भूमि स्पर्श का मतलब क्या हुआ कि धरती को, भूमि को हम छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो एक पोज ऐसा होगा, एक पोस्चर ऐसा होगा, एक मुद्रा ऐसी होगी गौतम बुद्ध की कि वो किसको कर रहे हैं, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। लिटरली भूमि स्पर्श ट्रांसलेट्स इनटू टचिंग द अर्थ, यानी कि आप धरती को छू रहे हैं। इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज द अर्थ विटनेस, यानी कि इसको पृथ्वी गवाह के रूप में भी जाना जाता है। दिस मुद्रा फॉर्म्ड विद ऑल 5 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, सीधे हाथ की जितनी 5 उंगलियां हैं, एक्सटेंडेड टू टच द ग्राउंड, की 5 उंगलियां सीधे हाथ की धरती को छू रही हैं। सिंबलाइजेज द बुद्धास एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री, तो ये क्या सिंबलाइज कर रही है कि बुद्ध में जो एनलाइटनमेंट आया, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कहाँ पे हुई, वो बोध गया में बोध ट्री के नीचे बैठ के हुई। When he summoned the earth goddess Sthavar to bear witness to his attainment of enlightenment. It is in this posture that Shakyamuni overcame the obstructions of Mara while meditating on truth, यानी कि यह कहा जाता है कि इसी पोस्चर में जो शाक्य मुनि थे, जो उनकी मेडिटेशन की राह में, उनके रास्ते में जो रुकावटें आई, उसको इन्होंने इसी से पार पाया। सेकंड ध्यानी बुद्धा अशोक भैया इज डिपिक्टेड इन दिस मुद्रा, तो जो दूसरे जो ध्यानी बुद्ध थे अशोक भैया, उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया इस मुद्रा से। ही इज़ बिलीव टू ट्रांसफॉर्म द डेल्यूजन ऑफ एंगर इनटू मिरर लाइक विजडम, और जो उस टाइम पे डेल्यूजन था, यानी कि उस टाइम पे जो क्रोध का जो भ्रम था, उसको दर्पण के रूप में बदलकर एक ज्ञान के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, उसको बदल दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये एक भूमि स्पर्श है, कि सीधे हाथ की 5 उंगलियां क्या कर रही हैं, भूमि को स्पर्श कर रही हैं। नेक्स्ट आता है वरद मुद्रा, यानी कि वरदा मुद्रा अगर हम देखें तो दिस मुद्रा सिंबलाइजेस चैरिटी, इसमें चैरिटी है यानी कि दान देने की भावना है, कंपैशन है यानी कि एक करुणा है, और बून ग्रांटिंग है यानी कि वरदान देने का प्रतीक है। इट इज़ द मुद्रा ऑफ द अकम्पलिशमेंट ऑफ द विश टू डिवोट वन सेल्फ टू ह्यूमन सैल्वेशन, यानी कि एक ऐसी एक अकम्पलिशमेंट है, ये एक मुद्रा जो है, ये उस चीज़ का प्रतीक है कि जो मानव है वो मोक्ष के लिए स्वयं को समर्पित करने की इच्छा की सिद्धि रखता है, तो उस चीज़ की क्या है, ये मुद्रा है। 5 एक्सटेंडेड फिंगर्स इन दिस मुद्रा सिंबलाइजेज द फॉलोइंग 5 परफेक्शंस, तो 5 जो उंगलियां हैं वो 5 चीज़ें दर्शा रही हैं। क्या दर्शा रही हैं? पहली है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता कितनी है, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, फिर पेशेंस यानी कि आपका धैर्य कितना है, फिर एफर्ट कितना आप कर रहे हैं, प्रयास कितना कर रहे हैं, और मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ध्यान की जो एकाग्रता है वो कितनी ज़्यादा है आपके अंदर, उन सब चीज़ों के ऊपर कहा जा रहा है। दिस मुद्रा इज़ रेयरली यूज्ड अलोन, अब देखिए ये मुद्रा रेयरली ही कभी अकेले यूज़ की जाती है, बट यूजुअली इन कॉम्बिनेशन विद अनदर मुद्रा विद द राइट हैंड, ऑफन द अभय मुद्रा। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ अभय एंड वरदा मुद्रा इज कॉल्ड सेगान सेमुई इन या योगन सेमुई इन जापान। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सवाल पूछे जा सकते हैं कि अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा को अगर मिला दिया जाए तो सेगान सेमुई इन कहा जाता है जापान के अंदर।
रत्न संभवा जो तीसरे ध्यानी बुद्ध थे, उन्होंने इस मुद्रा को डिस्प्ले किया था। अंडर हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस द डेल्यूजन ऑफ प्राइड बिकम्स द विजडम ऑफ सेमनेस, यानी कि जिस प्राइड की, यानी कि जिस, अगर हम कहें जो प्राइड का मतलब होता है कि मान लेते हैं अभिमान किसी चीज़ के लिए हो रहा है, तो जो उस प्राइड का, उस अभिमान का जो भ्रम था, उसको हमने किस में बदल दिया, ज्ञान में बदल दिया। तो यही इस मुद्रा का कहना है। तो ये है वरदा मुद्रा। फिर आती है नेक्स्ट ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा क्या है, ये एक हाथ से भी हो सकती है, दोनों हाथों से भी हो सकती है। व्हेन मेड विद अ सिंगल हैंड द लेफ्ट वन इज प्लेस्ड इन द लैप। मान लेते अगर आप इसको सिंगल हैंड से कर रहे हैं, तो जो उल्टा हाथ है आपका, लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उसको आप अपनी गोद में रख लेंगे, प्लेस इन द लैप, वाइल द राइट मे बी एंगेज एल्सवेयर। और जो सीधा हाथ है वो कहीं और दूसरी जगह पे क्या होगा, बिजी होगा। लेफ्ट हैंड मेकिंग द ध्यान मुद्रा इन सच केसेस सिंबलाइजेज द फीमेल लेफ्ट हैंड प्रिंसिपल ऑफ विजडम। उसके बाद आता है रिचुअल ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका ध्यान मुद्रा। तो रिचुअल ऑब्जेक्ट जैसे कि टेक्स्ट हो गया, या कॉमनली एन आर्म्स बॉल सिंबलाइजिंग रेनन्सिएशन, यानी कि अगर आप आर्म्स बॉल, यानी कि जो भीख मांगने के लिए या भिक्षा मांगने के लिए जो एक कटोरी आपके पास है, एक वो बर्तन आपके पास है जिसमें आप भिक्षा लेंगे, तो वो चीज़ किस चीज़ को करती है कि आपने रिनन्सिएट कर दिया, आपने त्याग दिया। तो परित्याग को, त्याग देने को, किसी चीज़ को, उस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान मुद्रा इज़ द मुद्रा ऑफ मेडिटेशन, ये मेडिटेशन की मुद्रा है। या कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑन द गुड लॉ, यानी कि एक अच्छी चीज़ों के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एंड ऑफ द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, और आपको आध्यात्मिक पूर्णता की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। दिस मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द फोर्थ ध्यानी बुद्ध अमिताभ। तो जो चौथे ध्यानी बुद्ध थे अमिताभ, उनके द्वारा इसको दिखाया गया, ऑल्सो नोन एज अमितायुस। तो बाय मेडिटेटिंग ऑन हिम द डेल्यूजन ऑफ अटैचमेंट बिकम्स द विजडम ऑफ डिसर्नमेंट, यानी कि उस टाइम पे जो आदमी को भ्रम होता है, अटैचमेंट है उसको, यानी कि उसको लगाव है किसी चीज़ से, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, विजडम में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान मुद्रा हेल्प्स मॉर्टल्स अचीव दिस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है अभय मुद्रा। तो अभय का मतलब होता है फियरलेसनेस, यानी कि जो किसी से नहीं डरे उसे अभय कहते हैं। तो दिस मुद्रा सिंबलाइजेज प्रोटेक्शन, पीस एंड द डिस्पेलिंग ऑफ फियर। गंधार आर्ट में अगर बात करें तो मुद्रा वाज समटाइम्स यूज टू इंडिकेट द एक्शन ऑफ प्रीचिंग। गंधार आर्ट की अगर बात करें तो गंधार आर्ट में, जो कि हमें अफगानिस्तान, ईरान के साइड देखने को मिलती है गंधार आर्ट, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो इस मुद्रा ने ये भी रिप्रेजेंट किया है कि कभी कभी वो गौतम बुद्ध जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, यानी कि अपने अनुयायियों को टीचिंग्स दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। अभय मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द फिफ्थ ध्यानी बुद्ध अमोघ सिद्धि। तो अमोघ सिद्धि जो पांचवें ध्यानी बुद्ध थे उनके द्वारा लाया गया था। ही इज़ ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ कर्मा इन द बुद्धिस्ट पैंथियन। तो बुद्धिस्ट पैंथियन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लॉर्ड ऑफ कर्मा भी माने जाते हैं, कर्म के गुरु भी माने जाते हैं। अमोघ सिद्धि हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डेल्यूजन ऑफ जेलसी। तो जेलसी अगर हम देखें तो जेलसी में, यानी कि जो जलन होती है, ईर्ष्या होती है, उसके भ्रम पर काबू पाने की जो काम किया है वो किन्होंने किया है, अमोघ सिद्धि ने किया है। तो ये है आपका अभय मुद्रा। फिर आता है कि कंट्रीब्यूशन क्या रहा बुद्धिज्म का, यानी कि भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में बुद्धिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वो कंट्रीब्यूशन क्या है वो समझते हैं। पहली बात तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट देखें तो ये चीफ कंट्रीब्यूशन था। बाद में ये पूरे देश भर की बहुत ही बड़ी एक पहचान बनी महात्मा गांधी के रूप में, जब महात्मा गांधी ने अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सत्याग्रह की उन्होंने फिलॉसफी अपनाई। तो कहीं ना कहीं वो बुद्धिज्म धर्म से भी बिलोंग कर रही थी। इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वॉज नोटेबल। तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था आर्ट में, बुद्धिज्म का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट के अंदर, यानी कि कला में, आर्किटेक्चर में, यानी कि वास्तुकला के अंदर, बहुत ही शानदार रहा है। सांची में स्तूप बनाया गया, बरहूत में स्तूप बनाया गया, गया के अंदर स्तूप हैं। ये अपने आप में आर्किटेक्चर के वंडरफुल पीसेस हैं। इट प्रमोटेड एजुकेशन थ्रू रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़। तो इसके वजह से एजुकेशन का प्रमोशन हुआ है बहुत ज़्यादा। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उस टाइम पे, नालंदा यूनिवर्सिटी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। तक्षशिला आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है, जबकि नालंदा और विक्रमशिला ये दोनों भारत में है। तो इनके द्वारा बुद्धिज़्म के ऊपर बहुत डीप रिसर्च की गई, बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी गया और बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी हुआ। लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। या बुद्धिज़्म में अगर आप कहें
जिस प्रकार से उस टाइम पे, जिस टाइम पे बुद्धिज़्म धर्म चल रहा था, उस टाइम पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषा थी वो थी संस्कृत। लेकिन संस्कृत हायर कास्ट के लोगों को या ब्राह्मण्स लोगों को ही पढ़ाने का कहा गया था कि सिर्फ संस्कृत जो है वो ही पढ़ेंगे। तो बुद्धिज़्म इसलिए इतना ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि बुद्धिज़्म में जो नॉर्मल पाली या प्राकृत बोलने वाले लोग थे वो भी इसको प्रीच कर सकते थे। तो और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी उसी लैंग्वेज में प्रीच किया जो नॉर्मल लोग समझ सकते हैं। इट हैड ऑल्सो प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, और धीरे धीरे इसके वजह से जो भारतीय संस्कृति थी, इंडियन कल्चर था, वो एशिया के दूसरे हिस्सों में भी क्या होने लगा, विस्तार उसका होने लगा, वहाँ पे वो फैलने लगा। नेक्स्ट आता है बुद्धिज़्म एक्टेड एज अ वे ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अब देखिए, अगर हम कोमल कूटनीति की बात करें तो पहली बात तो हमें ये बताना चाहिए कि डिप्लोमेसी क्या होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ बात करता है, तो दो देश आपस में जब कुछ डिसीजंस लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको डिप्लोमेसी कहते हैं कि वहाँ पे कूटनीति के बेसिस पे कुछ काम हो रहा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि डिप्लोमेसी दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एक होती है हार्ड डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी है जैसे कि मैंने किसी के कल्चर को बहुत अच्छा कहा, उसको डांस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, इनके थ्रू अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो तो हुआ सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू काम कर रहे हैं। एक होता है हार्ड डिप्लोमेसी, मैंने दूसरे देश पे सैंक्शंस लगा दिए, बम गिर रहा हूँ मैं किसी दूसरे देश पे, लड़ाई कर रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब हार्ड डेमोक्रेसी के तहत आते हैं। जैसे कि यूएसए बना रहा है, यूएसए ने मान लेते हैं ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो ये सब क्या है, ये सब हार्ड डिप्लोमेसी का पार्ट है। तो शेयर ऑफ कल्चरल एंड मोरल वैल्यूज़ अगर हम देखें, सबसे पहले कि कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक जो वैल्यूज़ हैं, और जो मोरल हैं यानी कि जो नैतिक जो मूल्य हैं, उनका किस तरह से शेयर रहा है। Buddhist faith, due to its emphasis on peaceful coexistence and its wide pan-Asian presence, lends itself well to soft power diplomacy। अब देखिए, जो बुद्धिस्ट फेथ था, यानी जो बुद्धिस्ट में लोगों में जो विश्वास था, क्योंकि उनका एम्फेसिस किस पे था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे था। नॉन वायलेंस तो उन्होंने शुरू में मना कर दिया था ना, कि अहिंसा तो उन्होंने शुरू में कह दिया था कि भाई अहिंसा है, यानी कि हम जानवरों को नहीं मारेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो पहले ही आ गया था कि भाई मैं भी जी रहा हूँ, तुम भी जियो और जीने दो की फिलॉसफी पे बुद्धिज़्म शुरू से काम कर रहा है। और इसका पैन एशियन प्रेजेंस होने लगा था, यानी कि पूरे एशिया में इसका प्रेजेंस होने लगा। तो इसके वैसे जो भारत की तरफ से जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। क्यों? क्योंकि ये जो धर्म था ये भारत के अंदर ही इसका जन्म हुआ था, भारत इसका जनक था। Buddhism in India as a soft power is different from the conventional sense of the term. India talks about shared cultural development instead of the export of culture। यानी कि यहाँ पे भारत का कहना यह था कि हम कल्चरल डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यानी कि सांस्कृतिक जो हमारा विकास है वो शेयर होगा, सब में मिलजुल कर होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि सब लोग सामरिक रूप में बहुत अच्छे से रहें, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलॉसफी है, भारत लगभग बुद्धिज़्म के थ्रू उसको फॉलो करवाना चाह रहा था। जैसे कि पीस यानी शांति की जो मूल्य हैं, अकोमोडेशन है, इंक्लूसिवनेस है। अकोमोडेशन का मतलब है कि आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं, इंक्लूसिव है यानी कि समावेश कर रहे हैं, कंपैशन यानी कि करुणा के साथ जो हम काम करते हैं सोसाइटी में, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड बुद्धिज़्म। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग टाइज विद एशियन कंट्रीज़। तो इसकी वजह से जो एशियाई देश हैं उनके साथ भारत के जो रिलेशन है वो बढ़े। Ideals of Buddhism continue to intersect with the political and economic context of many Asian nations। 22% दुनिया की पॉपुलेशन जो थी वो पूरी एशिया की जो जनसंख्या थी लगभग 22% थी। तो उसमें जो बुद्धिज़्म है वो बहुत तेज़ी से टकराता जा रहा था, यानी कि बुद्धिज़्म जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पे वाइड स्प्रेड फैलता जा रहा था। बुद्धिज़्म कैन एक्ट एज एन इंटेंसिफाइंग फैक्टर फॉर एशियन इमोशनल बॉन्डिंग, की एशिया की जो बॉन्डिंग थी उसके लिए बुद्धिज़्म एक फैक्टर रहा है। and connectivity as it is embedded into their nationalistic thinking and actions। फिर इंडिया हैज़ इन इट्स फेवर एट द मोमेंट एन अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज बाय व पिलग्रिमेज साइट्स। और भारत के अंदर एक भारत की पॉजिटिवनेस ये है क्योंकि भारत में जो पिलग्रिमेज साइट हैं, यानी कि जो तीर्थस्थल हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो सारे भारत में ही हैं लगभग। तो उसके लिए भारत की महत्वपूर्णता, ये जो भारत की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ द दलाई लामा भी भारत में ही है, और इंटरनेशनल गुडविल है भारत की, क्योंकि भारत के जो इंटेंशंस हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो सही हैं। यानी कि हमारी जो आप कह सकते हो जो यहाँ पे नीयत है, नीयत साफ़ है।
अगर आपकी नीयत साफ़ रहेगी तो आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा और आपकी जो प्रसिद्धि है, सिद्धि है, वो भी बढ़ेगी। फिर आता है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो ये ऑलरेडी 20 मिनट के करीब करीब हो चुकी है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपका फीडबैक है, सेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए जिससे कि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।